बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। मुतअद्दिद खबरें आए चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में आज हम इलेक्टोरल लेवल पर या इलेक्टोरल सतह पर उस हल्का इंतखाब का जिक्र करेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए बैटल फील्ड बन चुका है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे अभी कहीं पर भी इंतखाबात का बिगुल नहीं बच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हंदवारा का हल्का इंतखाब इस एतबार से काफी अहमियत का हामिल है कि यहां पर दो बड़े खिलाड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस से चौधरी मोहम्मद रमजान साबिक वजीर और सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से नुमाइंदगी कर चुके हैं। लेकिन इसी हल्के इंतखाब के लिए आज हम देख रहे हैं कि सियासत जोरों शोर से जारी है। आज यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक जलसा मुनक्कद हुआ है और इस जलसे में कमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर उमर अब्दुल्ला ने संभाली हुई थी। उमर अब्दुल्ला चौधरी मोहम्मद रमजान की ताकत को बढ़ाने के लिए इस हल्के इंतखाब के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे हम कह सकते हैं वो हंदवारा का हल्का इंतखाब है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पर भी आप इतना चर्चा सियासत को लेकर इंतखाबात को लेकर नहीं देखेंगे, लेकिन अगर कहीं देखेंगे तो हल्का इंतखाब हंदवारा के अंदर है, जहां पर सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। इससे पहले यहां पर सज्जाद गनी लोन आए थे। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1987 से लेकर जो खून रेजी जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसका सारा जिम्मेदार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने ठहराया था। चौधरी मोहम्मद रमजान से लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तक जितने भी लीडरान हैं उन्हें सज्जाद गनी लोन की जानिब से जो तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन आज यहां पर उमर अब्दुल्ला खुद आए हुए थे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बैटल फील्ड जो है इलेक्टोरल लेवल पर अगर देखा जाए तो यह हंदवारा हल्का इंतखाब बन चुका है। और आज उमर अब्दुल्ला ने जो बातें यहां पर कही हैं उससे सज्जाद गनी लोन को निशाना बनाया गया। हालांकि ज्यादातर उमर अब्दुल्ला ने सज्जाद गनी लोन का नाम नहीं लिया है, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस उन्हें वो कहकर उन्होंने सज्जाद गनी लोन को ही आज अपनी तकरीर का महव मरकज बनाया था। सज्जाद गनी लोन को या उनकी जमात को निशाना बनाते हुए उमर अब्दुल्ला ने जब तकरीर की तो उन्होंने कहा कि यहां दो ही किस्म की जमातें हैं। एक जिनको बीजेपी मिटाने का काम करती है, जिसमें पीएचडी की जमातें, मतलब इशारा उमर अब्दुल्ला का वही था, और दूसरी जिनको बीजेपी बचाने की कोशिश करते हैं। यानी दो फ्रंट में उमर अब्दुल्ला ने इस सियासत को तकसीम किया है। दूसरी यानी बीजेपी को बचाने वाली तंजीम कौन सी है? पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ये आगे उमर अब्दुल्ला कैसे कहते हैं हम आपको बताएंगे। उमर अब्दुल्ला ने यहां तकरीर के अंदर कहा है कि पीसी का एक लीडर था जो एक वक्त में कुछ महीने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना चाहता था। उमर अब्दुल्ला का दावा है कि उस लीडर का, जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उसने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामने की कोशिश की तो उसके बाद जब यह खबर पीपल्स कॉन्फ्रेंस तक पहुंची और इस दौरान उस लीडर ने उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकातें भी की और फिर जब उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है उसके लिए जलसे का भी तयन किया गया है। जलसा कहां पे मुनक्कद करना है यह भी तय किया हुआ है, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जुड़ने के लिए, उससे रोकने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई है, बल्कि बीजेपी के लोग आ गए। ये बड़ा इल्जाम सज्जाद गनी लोन की पार्टी पर यहां पर उमर अब्दुल्ला छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बचाने के लिए बीजेपी यहां पर आई है और बीजेपी उन जमातों को यहां सपोर्ट कर रही हैं जो यहां पर बचना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम जानना चाहते हैं, ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिटाने के लिए बीजेपी बनी है, लेकिन पीसी को बचाने का राज क्या है। और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी के दो बड़े लीडर, जिसमें जो चुग साहब हैं जो इंचार्ज हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अंदर, और सुनील शर्मा, उन्होंने कहा कि इन्हीं दो ने उस लीडर को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था उसको समझाने की कोशिश की, उसको बहलाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर धमकियों पे उतर आए और उससे डराया धमकाया गया। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पार्टियां हैं, एक वो जिनको बीजेपी मिटाने का काम करती है
और दूसरा वो जिनको बीजेपी वाले बचाने में लगे हुए हैं। अब ये कोई इतनी छुपी बात है नहीं। कुछ महीने पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक सीनियर लीडर उस तंजीम को छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने की तैयारी कर रहा था। खुफिया तौर मुझसे एक मुलाकात भी हुई, डेट भी तय हुआ, जलसे का प्रोग्राम भी रखा गया, लेकिन उसको रोकने के लिए, और ये हैरानगी की बात है, उसको रोकने के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले नहीं आए, उसको रोकने के लिए बीजेपी के लीडर आए। ये अंदाजा करिए आप, जो आज हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, जो आज हमारे बारे में बात करते हैं, वो कम से कम हमें इतना ही समझाएं। हम लोगों को तो तबाह करने के लिए ये बीजेपी वाले निकले हुए हैं। आखिरकार आपको बचाने की राज क्या है? बड़े बड़े लीडर, जिनमें इनका सेक्रेटरी इंचार्ज जेएनके चुग और कश्तवाड़ के वो शर्मा जी, सुनील शर्मा, वो उसके पास पहुंचे, उसको जान पार किया, उसको फसा मारा। जब वो नहीं चला फिर धमकी दी, फिर भाई के जरिए काम करवाया, उसको इतना मजबूर किया कि बेचारे ने शर्मिंदा होकर फिर मुझसे बात ही नहीं की, किसी और से कहलवा के कहा कि अब प्रोग्राम नहीं होगा फिर कभी। उमर अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुके। उमर अब्दुल्ला ने और भी कुछ बातें कही और निशाना एक बार फिर सज्जाद गनी लोन और उनकी जमात। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन लोगों को, हालांकि जिन से मतलब उनका सज्जाद गनी लोन और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही था, क्योंकि सज्जाद गनी लोन की जानिब से भी इस तरह के बयान दिए गए थे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा है, जो सुर्ख है, वो खून जैसा है। और आज उसी को मौजू बनाते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर्ख झंडे में खून नजर आता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कातिल जमात नजर आ रही है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कल तक हमारे साथ बैठकर, यानी पीएजीडी में बैठकर क्या कर रहे थे? मेरे सामने आप, यानी आपसे मुराद आप खुद भी समझ गए होंगे। उन्होंने कहीं पर भी सज्जाद गनी लोन का नाम नहीं लिया, लेकिन अंदाजा, अटकलियां यही हैं कि जिस निशस्त से वो आज बात कर रहे थे, जिस मैदान से ही वो बात कर रहे थे, तो उसमें महव मरकज उनका सज्जाद गनी लोन ही था। उन्होंने कहा कि मेरे सामने फारूक अब्दुल्ला के पास आप आए और कहा कि जज्बात में आकर मैंने बयानबाजी की है, लेकिन उसे भूल जाते हैं। आपको जम्मू कश्मीर का लीडर मैं मानता हूं और मैं आपके साथ काम करके जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कुछ करना चाहता हूं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन अपनी पार्टी, यानी जो उनकी पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसके लिए कुछ डीडीसी सीटें हासिल की है। जब बाकी अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग नारे दे रहे थे, दूसरे मुल्कों के झंडे अपने कंधे पे लेके यहां घूम रहे थे, हम इस मुल्क का झंडा पकड़े हुए थे, हम गोलियां खा रहे थे, हमारी गाड़ियों पे आईडी लग रहे थे, यहां वर्दी वालों ने कुर्बानियां दी। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दी वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने दी। लेकिन जिसको हमारे झंडे में खून नजर आता है, जो कहता है ये कातिलों की जमात है, उससे मैं पूछता हूं, अगर ये बात सही है तो खुदारा कल तक आप हमारे साथ बैठ के क्या कर रहे थे? क्या आपका ईमान इतना कमजोर है कि चंद मौके का फायदा हासिल करने के लिए आप कातिलों के साथ बैठे? मैं तो कम से कम नहीं बैठता। तो क्यों आए वो पीएजीडी में?
माफी मांगी। मैं बैठा था सामने जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब से उन्होंने माफी मांगी। कहा कि जज्बात में आके मैंने बहुत बातें की, लेकिन छोड़ दीजिए, मैं आपको लीडर तस्वुर करता हूं, मैं आपके साथ काम करके जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल किया नहीं, अपने डीडीसी कुछ बनाए। इधर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया और ये ट्वीट डॉक्टर दरख्शाह इंद्राबी जो कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, हालांकि ताल्लुक उनका बीजेपी से है, और उन्होंने मुश्ताक अहमद वीरी जिनका ताल्लुक जमीयत अहले हदीस से है, उनकी रिहाई पर उनका इस्तकबाल किया है और उन्हें शॉल भी डाला है। उस पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि पीएसए के तहत गिरफ्तार करने के बाद अब बीजेपी रिहाई पाने वाले मजहबी लीडरान को मुबारकबाद दे रही है और इससे कबल इन्हीं मजहबी रहनुमाओं पर हुक्मरान पार्टी की तरफ से सिक्योरिटी के लिए खतरा होने का इल्जाम लगाया गया था। ये महबूबा मुफ्ती कहती है। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा कि जब वो इस सियासी खेल में अब मसरूफ ही हैं, तो अब ये भी हैरानी है कि इसी जुर्म के इल्जाम में दूसरे जो मजहबी लीडरान है, जिनका महबूबा मुफ्ती ने नाम भी लिखा है, कि इन मुबालिगीन को रिहा करने में बीजेपी को अब क्या जरूरत है। बड़ा तनकीदी अंदाज में ये ट्वीट महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि आप पता नहीं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इन उलमाओं से कि अब उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। वुमेन्स बिल जो कि लोकसभा ने तो पास की है, लेकिन राज्यसभा के अंदर आज डिस्कशन के लिए बुलाई गई थी, लेकिन उस पर लोकसभा के लीडर और लोकसभा के अंदर जो मेंबर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड हसन मसूदी, उन्होंने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल के साथ बात की। उन्होंने कहा कि वुमेन्स बिल को लेकर जिस सौदे की आप कीमत हासिल करना चाहते थे वो सौदा आपकी दुकान में मौजूद ही नहीं है। यानी बीजेपी पर उन्होंने ये वार किया है कि आपने आज इससे करने की बात तो कही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फौरन से पेशतर नहीं। आप कहा कि आप बिल को हदबंदी के साथ मुंसलिक कर तारीख दे रहे हो। पंचायती सतह पर तो तारीख देने के बजाय फौरी तौर पर कानून को अमलाया गया था, लेकिन यहाँ तारीख पे तारीख दी गई है। करना चाहते कीमत जिस सौदा की, वो सौदा आपकी दुकान में मौजूद ही नहीं है, और आप 15 साल के बाद एक वादा कर रहे हैं कि एक भरोसा दिला रहे हैं, और 15 साल के बाद क्या होगा कैसे होगा, तो आप इसको मुंसलिक करते हैं डिलिमिटेशन के साथ। अब ये इस्तदलाल है भाई, हम अगर कहते हैं 1/3 सीटें हों तो वो हम कैसे कहते हैं कहाँ भाई, हर एक सीट का अपना नंबर लगा हुआ है, हर एक पार्लिमानी सीट का आप बिल्कुल सलाह मशवरे के साथ कर सकते हैं। क्या देखिए, आप जब आपने DDC क्या किया, उसका आपने महिला आरक्षण किया, पंचायत किया, क्या उस वक्त कोई डिलिमिटेशन हुई थी? आपने आइडेंटिफाई किया, सलाह मशवरे से कहा ये सीट होगी इस राउंड में, और दूसरे राउंड में ये सीट होगी। तो जब एक पहली ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपने तो जो बड़ा हिस्सा है जो डिसएम्पावर्ड है, अनअटेंडेड है, डाउन ट्रॉडन है, तो वो जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर है, उसको तो आपने महरूम ही कर दिया। देखिए, अगर आप 75 साल के बाद जो उसको खुद आप अमृतकाल का नाम दे रहे हैं, तो अगर आज इंसाफ नहीं होगा हर एक सेक्शन के साथ, हर एक सेगमेंट के साथ। देखिए, मुस्लिम खवातीन की बात है, 4 मुस्लिम खवातीन हैं हाउस में, 545 के हाउस में, और अभी हमारे मुस्लिम खवातीन की तादाद है 10 करोड़ मुल्क में, तो 7% सीधी। चलिए बात करते हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। उन्होंने भी खवातीन का ही जिक्र किया, लेकिन उन्होंने उन खवातीन का जिक्र किया है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आशा वर्करों की हैसियत से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन की बहबूद को जहां चारों तरफ चर्चा है खवातीन के बहबूद को लेकर, तो सरकार से कहना चाहता हूं कि आशा वर्करों के तय झिझक क्यों? क्या ये खवातीन नहीं है? इनकी बहबूदी क्यों नहीं की जा रही है? इन्हें आज तक वर्कर का दर्जा भी हासिल नहीं है। ये तारिगामी ने कहा। of women, reservation for women in legislative houses, both parliament and legislatures,
एक तारीखी कदम है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ हमारी सोसाइटी, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो कई फील्ड्स में काम करती आई हैं और अब भी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया नहीं जाता। ये आशा भी हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, इनका गुनाह क्या है? उन्हें एम्पावर करने में झिझक क्यों, या उन्हें एक वकार की जिंदगी गुजारने का मौका क्यों नहीं? और ये मांग जो लेबर कॉन्फ्रेंस से लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज, जो भी सरकारी कमेटियां बनी हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेचर्स के अंदर, जो उन्होंने सिफारिश की है कि इनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह का स्टेटमेंट और 370 को लेकर जो वजीर आजम की जानिब से जो पार्लियामेंट के अंदर कहा गया है कि 370 हटाने के फैसले पर जश्न भी मनाया गया और उसे तारीखी कदम करार देने को मुजफ्फर शाह ने कहा कि ये आप अपने फोर फादर्स की तौहीन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये तौहीन नेहरू जी और सरदार पटेल की जा रही है, जिनने जम्मू कश्मीर को ये आइन दिया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास फैसले की सूरत में महफूज है, इसलिए इस फैसले को दफनाया नहीं जा सकता है, ये मुजफ्फर शाह ने। फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जिन्होंने आइन दिया, आज आप उनको कह रहे हैं, ये तो आप उनकी तौहीन कर रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। आप फोर फादर्स की तौहीन कर रहे हैं, आप महात्मा गांधी की तौहीन कर रहे हैं, आप खुद सरदार पटेल की तौहीन कर रहे हैं, जिन्होंने इसी सदन में, जहां से आप कह रहे हैं कि हमने इसी सदन से इसको खैराबाद किया, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाया और आप उंगली उन पर उठा रहे हैं जिन्होंने ये आइन यहां दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया हिंदुस्तान को, 370 दिया जम्मू कश्मीर को। क्या वो सही थे? क्या आप सही हैं? एक बात। दूसरी बात, इस वक्त मैं ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट मुखातिब हूं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त जम्मू कश्मीर की 370 का जो मामला है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने में उसका फैसला रिजर्व्ड है। तो जो आपने बात कल पार्लियामेंट में कही, वो शायद आपको जेब नहीं देती। इट इज अ सब जुडिस मैटर। हाउ हैव यू सेड दैट हमने इसको दफना दिया पूरे आइंदा के लिए, जनरेशंस के लिए? दैट इज नॉट करेक्ट। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वी हैव वन दिस। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर डीवाईएसपी की हैसियत से काम करने वाले आदिल मुश्ताक, जिससे आमतौर पर शेख आदिल के नाम से भी जाना जाता था, उन्हें पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। मज़कूरा डीएसपी पर करप्शन के इल्जामात हैं और इस हवाले से उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं और उन्हें FIR नंबर 149/2023 अंडर सेक्शन 77A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन 167, 193, 201, 210, 218 और 221 ऑफ IPC रजिस्टर्ड हुआ है और ये पुलिस स्टेशन नौगाम के अंदर ये मामला दर्ज हुआ है। हालांकि इस हवाले से एक सिट भी कायम की गई है जो इस मामले की तहकीकात करेगी। कुछ दिन पहले शेख आदिल, जो कश्मीर पुलिस सर्विस का एक ऑफिसर था, जिसको सनत नगर में पहले रेड डाली गई थी और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ साथ डिजिटल डिवाइसेस भी सीज की गई थी। और उसके बाद आज सुबह पुलिस की तरफ से कंफर्म किया गया था, जो डीएसपी शेख आदिल है, पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट थे लेकिन आज एंटी हाईजैकिंग स्क्वाड एयरपोर्ट में उनकी ड्यूटी थी, उनको पुलिस ने आज फॉर्मली अरेस्ट किया है और उन पर इल्ज़ाम है कि वो करप्शन में मुलव्वस है। उन पर बाकायदा FIR भी लॉन्च किया गया और सेक्शन 167, उसके साथ 202 और बाकी कई
तोहफात उन पे लगाए गए हैं और उनको नवगाम जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उसको बंद रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले उन पे जो उनके घर पे जो है रेड डाली गई थी। रेड के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे कुछ रिकवरीज भी हुई थी और उसके बाद आज सुबह फॉर्मल जो अरेस्ट किया गया है, एफआईआर लॉन्च किया गया है और इन्वेस्टिगेशन बाकी जो है वो जो है स्टार्ट की गई है और आने वाले दिनों में अब पता चलेगा कि क्या कुछ कार्रवाई उस पर होगी। और आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार हो या करप्शन हो उस पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। श्रीनगर में अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें आज कुछ ज्वाइनिंग भी हुई है और खबर यह भी आ रही है कि साबिका हुर्रियत लीडर और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फर रिजवी ने भी अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है। और भी कुछ लोग हैं जिनमें डॉक्टर नूरदीन वगैरह शामिल है, उन्होंने भी अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है, इस तरह की खबर आ रही है। और इस हवाले से अल्ताफ बुखारी ने उनका इस्तकबाल किया है और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस ज्वाइनिंग को लेकर क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नहीं हमेशा कहता आया है जिसको हिंदुस्तान के आईन पे यकीन है, जो किसी दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, जो किसी कम्युनल सियासत में मुलविस नहीं है, जो ड्रग्स में मुलविस नहीं है, जो दुश्मन मुल्क के साथ मुलविस नहीं है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आप क्यों माइनस करते हो बाकी लोगों को? वाई डू यू माइनस आउट? क्या यहाँ खाली जमात इस्लामी है? क्या यहाँ खाली हुर्रियत है? क्या यहाँ आपको ये नहीं लगता है कि से भी लोग आ सकते हैं? क्या आपको नहीं लग सकता है? नहीं, आपको क्या ये नहीं लगता है कि सच की कारवान में पीडीपी से भी लोग आए, दूसरी जमात, सब जमातों से आएंगे। कल से मैं देख रहा हूँ प्रेस उठा रही है, चला रही है और कुछ साहिबान तो ये भी कह रहे हैं जरा देखा जाए क्या हिंदुस्तान की शहरियत से उन्हें महरूम किया गया है किसी को? यहाँ तो किसी को शहरियत से, जब तक किसी का वोट है उसको हक है सियासत करना। और अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म सबके लिए अवेलेबल होगा। 4 शराइत जो पूरे करेगा, जो भी 4 शराइत पूरे करेगा उसके लिए जगह है। पहले उनको फैसला करने दो दिल्ली में। अभी वो जंग में लगे हैं, है नहीं है, क्या है, जब वो फैसला करेंगे हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर एक वो रियासत है जहां हम लोग इकट्ठे सदियों से रह रहे हैं। ये नहीं कि हम 74 साल से आजाद हुए हैं तो बस 74 साल से ही रह रहे हैं, हम हमेशा रहे हैं। देखिए हम तो दोहार ही देते हैं, हम छुड़वाते नहीं हैं, हम दोहार देते हैं, छोड़ते वही हैं जो पकड़ते हैं। और सही बात कही है बीजेपी की किसी लीडर ने कि हमने छुड़वाया, क्योंकि पकड़वाती भी वही हैं। तो हम जो पकड़वाते हैं वही छुड़वाते हैं। हम तो दोहार लगाते हैं, नौजवानों के लिए भी लगाते हैं, लीडरों के लिए, और इंशाल्लाह मीर वाइज साहब के लिए भी दोहार लगाइए। अल्लाह करे जल्द से जल्द मीर वाइज साहब जुम्मा को वहाँ पर नया जामा मस्जिद में वाज पढ़ें। और स्पेशल रिपोर्ट में खबरें और भी बहुत थी लेकिन वक्त नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट का वक्त यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को दीजिए आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।